हेलो नमस्कार, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 16 जल एक बहुमूल्य संपदा, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य? इसका क्या है? भूमजल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। जो भूमि में जल है वो नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, ये सत्य है। सेकेंड है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ही करते हैं। नहीं, शहर के लोग भी इसका सामना करते हैं, तो ये असत्य है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। नहीं, ये और भी संसाधन है जिनका उपयोग जिनका उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है, जैसे वर्षा का जल है या ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं, सबमर्सिबल का पानी है, तो इसका ये आंसर आएगा असत्य। घ, वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये सत्य है, क्योंकि वर्षा से ही नदी वगैरह में और भूमि में जल पहुंचता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो मेरी वीडियोज हैं उनमें अच्छे से लेसन समझा दिया था। अगर आपने वीडियोज देखे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो मेरी वीडियोज जरूर देखें। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। समझाइए कि भूमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? जब भूमि में जल खत्म हो जाता है वाष्पीकरण से या वाष्पोत्सर्जन, तो उसकी पुनः पूर्ति कैसे होती है? उत्तर है, नदियों, तालाबों आदि जल स्रोतों का जल मृदा में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों पर भर जाता है। ये आप नहीं लिखेंगे, भर जाता है। इसे अंत्य संयंदन कहते हैं। अंत्य संयंदन आएगा यहाँ पर, स्पंदन नहीं आएगा, इसमें यह लिखेंगे। इसी प्रक्रम द्वारा भूमजल की पुनःपूर्ति होती है। अब आते प्रश्न नंबर 3 पर। किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप हैं या 10 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भूमजल स्तर पर इसका दीर्घ अवधि प्रभाव क्या होगा? एक गली में 50 घर है और उसके 10 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो जो भूमजल है उसका स्तर कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताना है हमें। इसका उत्तर है, नलकूप भूमिगत जल को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यदि 10 नलकूप अपना कार्य करते हैं तो भूमिगत जल की मात्रा तेजी से घटती है, जिसके कारण भूमजल स्तर निरंतर गिरता चला जाता है। लंबे समय तक इस प्रक्रिया के चलने से भूमिगत जल के स्रोतों में जल की भारी कमी हो सकती है और ऐसी स्थिति आ सकती है कि ट्यूबवेलों को बाहर निकालने के लिए जल ही न मिले, मतलब भूमि का जल खत्म हो सकता है। आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। बगीचा है, उसमें उसकी आपको देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? उत्तर है, किसी बगीचे के रख रखाव में जल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जल की कम से कम मात्रा उपयोग में लाने हेतु निम्नलिखित उपायों की ओर ध्यान दिया जाना उचित है। पॉइंट 1 है, बगीचे में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाकर जल की बचत की जा सकती है। एक ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, ये मैंने अच्छे से बता रखी है, पता होगा आपको, इसको अपनाया जा सकता है। नंबर 2 है, जल के अभाव में बगीचे की सिंचाई फुवारा विधि से भी कर सकते हैं। फुवारा का उपयोग कर सकते हैं जिससे पानी ज्यादा वेस्ट ना हो। 3 है, जल की पाइपों की लीकेज को रोककर, मतलब जल को जो है वो जल देने के लिए, पौधों को जल देने के लिए पाइपें जो होती हैं वो टूटी ना हो, कहीं से लीकेज ना हो उनमें। नंबर 4 है, वर्षा जल संग्रहण के लिए बगीचे में गड्ढे खोदे जा सकते हैं। बगीचे में गड्ढे खोद सकते हैं जिससे बारिश का पानी उसमें संग्रहित किया जा सके और जरूरत पड़ने पर हम बगीचे में पानी दे सकें। बगीचे में ऐसे ही पौधे उगाए जाए जिनको कम जल की आवश्यकता पड़े, इससे हम जल को बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। हमारी भूमि में जल कम होता जा रहा है, इसके क्या कारक हैं? भूमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। नंबर 1, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। नंबर 2, उद्योगों की बढ़ती संख्या, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा बढ़ रही है। नंबर 3, कृषि क्रियाओं में बढ़ोतरी के साथ जल की अधिक खपत। कृषि खेतीबाड़ी करते हैं जिसमें उसमें जल की अधिक खपत की जाती है। जैसे एक बार अगर मान लो खेत में पानी देना हो तो पाइप में पानी छोड़ दिया जाता है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो उसका वेस्टेज ज़्यादा होती है। जल संरक्षण की तरफ ध्यान नहीं देना, यह है पॉइंट 4। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति कीजिए। क्या है? भूमजल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग
होता है। किसका? भूमजल प्राप्त करने के लिए या तो कुएं का उपयोग होता है, नलकूप का उपयोग होता है। ख है, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? जल या तो ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में मिलता है। अब आते हैं ग पर। भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, जल भर कहलाती है। ये जल धारण करने वाली परत, मैंने पढ़ाया था कि भूमि में कुछ परतें होती हैं नीचे भूमि के अंदर, उसमें कुछ भंडार होते हैं जहाँ पे ये भूमि का जो जल है वो भंडारित हो जाता है। उस परत को क्या कहते हैं? जल भर। घ आता है, भूमि जल के अंतःसरण के प्रक्रम को अंतःसंदन कहते हैं। ये पै नहीं है, ये लिखेंगे आप, पहले भी इसमें गलती हो गई है प्रिंटिंग में। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। निम्नलिखित में कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है देखना है, जल की कमी के लिए। नंबर 1, औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा, जल संसाधन का कुप्रबंधन। इसमें है अत्यधिक वर्षा, मतलब ज्यादा वर्षा होगी तो जल की कमी नहीं होगी, तो उत्तर आएगा ग, अत्यधिक वर्षा, यह आएगा उत्तर। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। सही विकल्प पर चयन कीजिए, मतलब जो सही है वो चुनना है। विश्व की सभी झीलें और नदियों में जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है। भूमिगत जल की कुछ मात्रा नियत रहती है, मतलब ये भी सेम रहती है। विश्व के समुद्र महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, मतलब सेम रहती है। ये भी है, नियत का मतलब ये होता है कि समान रहती है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। अब देखिए इसमें आएगा विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये इसका आंसर आएगा ग, क्योंकि और जो ये है स्रोत हैं इनमें जल की मात्रा बदलती रहती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। यहाँ पे आएगा चिन्हित सकते हैं। देखिए इसमें ये भौमजल है, ये यहाँ पर भौमजल है, नीचे ये जल भर है, ये भौमजल है, पुनः पूर्ति, और ये बादल दिखा रखे हैं, हैंडपंप और नदी और झील दिखा रखे हैं। बारिश से पानी नीचे गिर रहा है तो इससे पुनः पूर्ति हो रही है। यह चित्र आपने कक्षा 6 में भी देखा होगा और कक्षा 7 में ये 206 पेज नंबर पर है। प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।